हूँ इस रोमांटिक लव स्टोरी का अगला एपिसोड। तो बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। सुबह के 7 बजे कश्यप हाउस में नंदिनी की आंख खुली। उसके बगल में सो रही अवनी का ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था, जिसे नंदिनी ने उठते ही उसे ठीक किया और बालकनी की तरफ जाने के लिए उठी। तभी उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ी, जिसके ऊपर फ्लावर पॉट रखा हुआ था। नंदिनी ने उसे धीरे से उठाया और ऊपर अपना नाम देखकर पढ़ना शुरू किया। नंदिनी, कल मैंने जो भी तुमसे कहा वो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कल मैं तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो बातें सालों से मेरे अंदर हैं, जिसे मैं किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता हूँ। कुछ तकलीफों के हिस्सेदार आप किसी को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कल मैंने जो भी कहा है तुमसे, उसे मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम उन बातों को भुला देना और कभी उन सब का जिक्र मेरी फैमिली में किसी से भी मत करना। समीर। नंदिनी ये नोट पढ़कर दंग रह गई। उसे अचानक से लगने लगा कि कल वो जिसे अपने इतने करीब महसूस कर रही थी, वो अचानक से ऐसे बदल गया। समीर की ये बातें नंदिनी को हर्ट कर गई। उसने सोचा वो उस नोट को दोबारा पढ़े, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अब समीर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कल उसे जिस समीर से सिंपैथी हो गई थी, अभी उसकी ये बातें पढ़ने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, बड़ा अजीब आदमी है, कोई ऐसे करता है क्या? अगर मुझसे बातें शेयर करना इतनी ही बड़ी गलती लग रही है, पहले सोचना चाहिए था ना। और ऐसे मुझे नोट लिखने की क्या जरूरत थी? नंदिनी को समीर की ये हरकत बहुत ज्यादा परेशान कर गई। वो उस नोट को ध्यान से देखने लगी। अरे तुम कब उठी? तभी अवनी ने उन्नीदी आवाज में जागते हुए कहा। नंदिनी अपने ख्यालों से बाहर निकली और उस नोट को छुपाने की जल्दबाजी में कहा, बस अभी, चलो तुम भी उठ जाओ। अवनी ने उसका परेशान चेहरा देखते हुए कहा, हाँ मैं तो उठ जाऊंगी, लेकिन तुमको सुबह सुबह क्या हुआ? नंदिनी ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे क्या होगा? पैर कैसा है अब तुम्हारा? अवनी ने पूछा। नंदिनी को रात की बात याद आ गई कि कैसे समीर ने उसका पैर ठीक किया था और उसे पकड़कर ऊपर तक लेकर आया था। पैर ठीक है अभी तो, चलो ठीक है फिर तो, अवनी ने कहा। कहते हुए नंदिनी उठी और उस नोट को कबर्ड खोलकर अपने बैग में रख दिया। उसे समीर की बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। सुबह के 8 बजे डाइनिंग एरिया में सभी नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहे थे। नंदिनी भी वहीं फ्रेश होकर आ गई, लेकिन वो सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। समीर वहां पहले से ही तैयार बैठा था। डार्क ब्राउन पैंट के साथ वाइन कलर की फॉर्मल शर्ट पहने हुए था। वो ऑफिस जाते वक्त अक्सर फॉर्मल कपड़े ही पहनता था। बहुत ही एटीट्यूड में बैठा समीर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और सोचा, समझता क्या है खुद को, और दूसरी तरफ देखने लगी। समीर ने उसे जानबूझकर इग्नोर किया। तभी टेबल पर लावण्या और मिस्टर कश्यप भी आ गए। दादी ने आते हुए कहा, नंदिनी कैसी हो? मन लग रहा है ना यहाँ? नंदिनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी दादी। ना लगे तो हमें बता देना, हम साथ में कैरम या चेस भी खेल सकते हैं, दादू ने खुश होते हुए कहा। तभी अवनी ने कहा, दादू नंदिनी चेस की चैंपियन रह चुकी है। समीर ने सोचा, लगता तो नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम मुझे कोई तो पार्टनर मिला, वरना आजकल तो चेस खेलना दूर की बात है, हमारे पास वक्त निकालकर बैठते भी नहीं हैं। दादू का ये टॉन्ट समीर की तरफ था। अमेरिका से आने के बाद वो बहुत कम समय घर पर बिताया करता था और दादू के साथ चेस खेलना तो उसके हर दिन में शामिल था। लेकिन अब वो बात कहाँ रह गई थी। अब उसका हर दिन सिर्फ यही काम था कि वो सुबह उठकर ऑफिस जाता था और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाता था। दादू के इस टॉन्ट से नंदिनी ने सोचा, ये और चेस। सभी अपना नाश्ता शुरू कर चुके थे। तभी बहुत ही सख्त आवाज में मिस्टर कश्यप ने पूछा, समीर, वो मिस्टर सिन्हा वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मैं काम कर रहा हूँ उस पर, आज उनके साथ एक मीटिंग भी है, लेकिन मुझे कुछ कहना था आपसे। समीर ने शांति से अपनी बात रखते हुए कहा। हाँ कहो, मिस्टर कश्यप ने ब्रेड में बटर लगाते हुए कहा। समीर ने थोड़ा हिचकते हुए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे मिस्टर सिंह जेन्युइन क्लाइंट नहीं लग रहे हैं, हमें बहुत ही सोच समझ कर उनसे ये डील करनी चाहिए। मिस्टर कश्यप ने स्ट्रिक्टली कहा, तुमसे जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ।
तुम्हें सिर्फ 3 महीने हुए हैं बिजनेस ज्वाइन किए हुए, और मिस्टर सिन्हा 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ओके डैड, कहकर समीर गुस्से का घूंट पीकर रह गया और आगे बिना कुछ कहे बेमन से नाश्ता करने लगा। राधिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी और घर के बाकी लोगों को इन सब में बोलने की इजाजत नहीं थी। सभी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे, लेकिन नंदिनी को कल रात की समीर की कही बात याद आने लगी। उसे अब समीर के लिए बुरा लगने लगा। तभी लावण्या ने कहा, कल रात पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। सुनीता, तुमसे कितनी बार कहा है ना, सोने से पहले सब कुछ चेक किया करो। समीर, नंदिनी और अवनी तीनों ही डर गए और लावण्या का काम हो गया। सुनीता ने अच्छे से याद करते हुए जवाब दिया, लावण्या मैडम, मैंने तो याद से दरवाजा बंद किया था। तभी लावण्या ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद इस घर में कुछ लोग हैं जो यहाँ के रूल्स को अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो भी अगर गलतियां करें तो। और लावण्या की नजर समीर पर जा रुकी। लावण्या अक्सर ऐसा ही करती थी। खुद को मिस्टर कश्यप की नजरों में उठाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी, और नंदिनी के साथ ये सब करने के लिए उसके पास वजह भी थी। उसने जाने अनजाने पहली मुलाकात में ही कार्तिक की आंखों में नंदिनी के लिए जो फीलिंग्स देख ली थी, वो उसने अपने लिए कभी महसूस नहीं की। अवनी बड़बड़ाई, इन्हें कैसे पता चला? कहीं पापा के सामने कुछ बोल ना दें। नंदिनी शॉक्ड थी। मिस्टर कश्यप ने लावण्या की बात को ध्यान से सुनते हुए कहा, क्या मतलब है बेटे? हाँ, मैं बाहर गया था, वो भी रात के 12 बजे। इससे पहले कि लावण्या नंदिनी का नाम लेती, समीर ने आशुतोष की आंखों में आंखें डालकर कहा। आशुतोष ने डांटते हुए कहा, तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वापस आकर हमारे सर पर चढ़ जाओ और हमारी बात ना सुनो। समीर ने फिर से जवाब दे दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरा मन कर रहा था और मैं चला गया। अगर इतने ही अपने मन की करनी है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आशुतोष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राधिका को समझ नहीं आया कि इस मामले को कैसे शांत करे, लेकिन उसने फिर भी कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाइए, उसे कोई जरूरी काम था इसलिए वो गया था। राधिका की बात सुनने के बाद मामला और गर्म हो गया। तो अब तुम भी अपने साहबजादे के गलत कामों में साथ देने लगी हो? डैड, आप मम्मी से कुछ मत कहिए। मैं इंडिया गेट गया था क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, समीर ने कहा। तभी लावण्या ने आग में और घी डालने का काम किया। अकेले गए थे या कोई और? लावण्या ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। तभी अवनी ने टेबल के नीचे से नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मिस्टर आशुतोष लावण्या का इशारा कहीं हद तक समझ रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा होगा अब तुम घर पर बैठो। 3 दिन तक तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। घर पर रहो, इंडिया गेट घूमो और आइसक्रीम खाओ। आशुतोष को याद आया कि कल रात वो भी उसी तरफ था। उसे समीर ने ना देख लिया हो उन लोगों के साथ। लेकिन उन्होंने अब कुछ नहीं कहा और गुस्से से टेबल से उठकर ऑफिस के लिए निकल गए। लावण्या खुश थी ये सब करके। समीर भी अपनी प्लेट आगे की तरफ खिसकाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। मम्मी, मेरे लिए 1 कप कॉफी भिजवा दीजिए, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में निकलूंगी। कहते हुए लावण्या अपने कमरे की तरफ चली गई। अवनी को बहुत बुरा लग रहा था और लावण्या पर बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। उसने नंदिनी से कहा, चलो ऊपर चलते हैं, और हाथ पकड़कर उसे ले गई। राधिका वहीं कुर्सी पर बैठ गई दादी दादू के साथ। माँ, मुझे समझ नहीं आता मैं इस घर को कैसे संभालूं, राधिका ने दुखी होते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये सब हर घर में होता है, दादी ने कहा। माँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इतनी तो आजादी होनी चाहिए ना कि अपनी मर्जी से कहीं आ जा सके। हम कब तक बच्चों को यही बताते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत? अब वो बड़े हो गए हैं और अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझते हैं। बहू, तुम तो शुरू से जानती हो ना आशुतोष को, उसे बदला नहीं जा सकता, दादू ने कहा। मुझे इसी बात का डर है बाबूजी, अगर आशुतोष ने अभी भी खुद को नहीं बदला तो न जाने इस घर का क्या होगा, राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। राधिका, एक बार जाकर समीर को देख लो, उसे कुछ खिला दो, उसने कल रात भी गुस्से में कुछ नहीं खाया था, दादी ने कहा। तभी कार्तिक वहां आते हुए बोला, किसने गुस्से में कुछ नहीं खाया था आंटी? सभी के चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट आ गई। अरे कार्तिक, तुम? राधिका ने कार्तिक को देखते हुए कहा। नमस्ते आंटी, किसने खाना नहीं खाया रात से? कार्तिक ने फिर वही सवाल किया। समीर ने, तुम तो जानते हो उसका गुस्सा, राधिका ने कहा। फिर दादी ने कहा, राधिका, नंदिनी ने भी ठीक से कुछ नहीं खाया,
उसे भी कुछ खिला देना। ठीक है माँ, मैं देख लेती हूँ और दोनों का नाश्ता ऊपर ही पहुंचा देती हूँ, राधिका ने जवाब दिया। आंटी, आप समीर और नंदिनी की प्लेट ऊपर भिजवा दीजिए, मैं देखता हूँ दोनों कैसे नहीं खाते हैं। कहते हुए कार्तिक ऊपर नंदिनी और समीर के कमरे की तरफ चला गया। उधर नंदिनी हैरान परेशान होकर हॉल में बैठी सोच रही थी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही कल समीर से जिद की थी, मुझे नहीं पता था इतना तमाशा हो जाएगा। मैं समीर से कैसे सॉरी कहूँ, मेरी वजह से उसे पनिशमेंट मिल गया। हे भगवान, मैं आगे और उसके लिए परेशानी नहीं बन सकती, कैसे उससे सॉरी कहूँ। सोचते हुए नंदिनी उदास हो गई। तभी वहां कार्तिक आ गया और नंदिनी को यूं देखकर उसने कहा, सुबह सुबह ऐसे उदास होने से पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, मेरी मम्मी कहती है। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, अरे आप नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। कहीं ये तो नहीं कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसके लिए कैसे माफी मांगे। कार्तिक की ये बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। उसने तुरंत जवाब दिया, आपको कैसे पता, मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। कार्तिक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों, सही कहा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे किसी से माफी मांगना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हम लोग उसे बना देते हैं, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। पर माफ करना मुश्किल काम है, इसीलिए हमें कभी कभी अपने आसपास की चीजों को अनदेखा कर देना चाहिए, कार्तिक ने नंदिनी को समझाते हुए कहा। नंदिनी समझ भी रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक ने उसकी मन की बात को कैसे समझ लिया। दोस्त, कार्तिक ने अपना राइट हैंड बढ़ाते हुए पूछा। नंदिनी ने कुछ सेकंड सोचकर फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नंदिनी के हाथ को अपने हाथों में देखकर कार्तिक हल्के से मुस्कुराया। वो नंदिनी को फिर से ध्यान से देखने लगा। वो कहीं न कहीं नंदिनी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। इस बात से बेखबर नंदिनी ने कार्तिक की दोस्ती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा। तो क्या करती हैं आप? एक दोस्त होने के नाते हम दोनों को एक दूसरे के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, कार्तिक ने कहा। मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, नंदिनी ने कहा। और आगे क्या करना है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है करियर को लेकर, कार्तिक ने अगला सवाल किया। मेरा बचपन से सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी, नंदिनी ने जवाब दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कार्तिक ने शाबाशी देते हुए कहा। वैसे सपने देखना, उसे पूरा करना, अपने सपनों के लिए जीना, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अब तुम भी उनमें से एक हो। कार्तिक ने अपनी बात पूरी की और नंदिनी की तरफ देखने लगा। तभी घर के एक नौकर ने आकर कार्तिक को कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए भैया, आपकी ब्लैक कॉफी। आप भी ब्लैक कॉफी पसंद करते हैं? नंदिनी ने सवाल किया। हाँ, बहुत, इसके बिना तो मेरा दिन नहीं गुजरता। मुझे भी पसंद है, नंदिनी ने कहा। शेयर करेंगी? कार्तिक ने पूछा। नहीं नहीं, आप पीजिए, नंदिनी ने मना करते हुए कहा। रामू भैया, एक कप और ला दीजिएगा, कार्तिक ने ऊंची आवाज में जाते हुए रामू को कहा। जी भैया, अभी लाते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट बाद रामू एक ट्रे में नाश्ते की 2 प्लेट और एक कप लेकर आ गया। ये कप और नाश्ता यहाँ रख दीजिए, कार्तिक ने रामू भैया से कहा। ये इतना सब कुछ क्या है? नंदिनी ने नाश्ते की प्लेट देखते हुए सवाल किया। ये इसलिए है क्योंकि तुमने नाश्ता नहीं किया था, मुझे आंटी ने बताया। नहीं, मैंने तो खा लिया था, नंदिनी ने झूठ कहा। दोस्तों से झूठ नहीं बोलते, चलिए जल्दी से शुरू कीजिए, कहते हुए कार्तिक ने अपने कप से आधी कॉफी नंदिनी के लिए डाली। नंदिनी को ख्याल आया कि समीर ने नहीं खाया है। तभी कार्तिक ने कहा, मैं समीर को देखता हूँ, नहीं तो साहबजादे खाना नहीं खाएंगे। नंदिनी को थोड़ी राहत मिली, वो समीर के खाने का वेट करने लगी। समीर का दरवाजा आधा खुला था और वो बहुत पहले ही नंदिनी और कार्तिक को ऐसे बातें करते हुए देख चुका था। कार्तिक ने दरवाजा पूरा खोला और समीर को गुस्से से कमरे में इधर उधर टहलते देखकर उसने कहा, गुस्सा कम हुआ क्या? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर तुम नाश्ता फिनिश कर दोगे तो कल हम तुम्हारे फेवरेट प्लेस चलेंगे, पक्का। समीर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगा। अगर आप अपना प्रॉमिस नहीं भूलेंगे तो। बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने खुश होकर जवाब दिया। नीचे लावण्या ड्राइंग रूम में बैठी थी और उसने कार्तिक को फोन लगाते हुए कहा,
कहाँ हो कार्तिक, फोन तो उठाओ। तभी नीचे आते रामू भैया ने कहा, दीदी कार्तिक भैया तो कब से ऊपर बैठे हैं। लावण्या चौंक गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होती हूँ।